हाँ जी, सो गाइस व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप, वेलकम 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 टू द चैनल। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे कैसे हैं आप लोग? वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून प्रियंका, दिया, साक्षी, प्रिंस, रोहित, शालिनी, मनीषा, सौम्या, आरुण। एम आई प्रोनाउंसिंग दिस नेम करेक्ट? एकदम सही प्रोनाउंस कर रहा हूं मैं? गुड आफ्टरनून तन्वी, गुड आफ्टरनून गौरी, गुड आफ्टरनून खुशी, गुड आफ्टरनून प्रियांशु, गुड आफ्टरनून बबलू। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलो, सर के हाल एकदम बढ़िया है, तुम्हारे हाल एकदम बेस्ट है। क्योंकि अगर तुम्हारे हाल बेस्ट होंगे सर, हमारे हाल तो अब तब बेस्ट होंगे जब हमारे पेपर क्लियर हो जाएंगे, है ना। हम जब लोग हम सब लोग जब क्लियर कर लेंगे ना, तो हमारे हाल एकदम बेस्ट हो जाएंगे, मस्त 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 हो जाएंगे। चलो, रेडी हो? एक तो देखो, आज हम कौन से चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं सर? आज हम चैप्टर की प्रैक्टिस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2। ठीक है, एंड तक मेरे साथ बने रहना। सॉलिड सॉलिड क्वेश्चंस निकाले हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं भी डाले हैं पीडीएफ में। वी विल बी प्रैक्टिसिंग अराउंड 10 क्वेश्चंस, ठीक है, बट उसमें काफी सारे सेक्शंस कवर हो गए हैं, रिपीटेड वाले नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस फिर मैं तुमको टेस्ट की फॉर्म में दूंगा। अब मैं दो चीजें तुमको फटाफट से बता देता हूं कि क्या इंपॉर्टेंट है। अभी हम ये पहले एक तो हम लास्ट वाली क्लास का क्वेश्चन डिस्कस करना है, वो करेंगे, ठीक है। दो चीजें सर, मंडे को टेस्ट है। मंडे को टेलीग्राम चैनल में एक टेस्ट अपलोड होगा, दैट विल बी ऑफ चैप्टर नंबर 1। ठीक है, मंडे को टेस्ट अपलोड हो जाएगा ऑफ चैप्टर नंबर 1, सुबह मॉर्निंग के अराउंड में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप उसको कंप्लीट करोगे और यू कैन गेट इट चेक फ्रॉम मी। आप उसको चेक करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। और एक चीज, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है ना भाई, तो आपका खुद टोटल लॉस है। क्योंकि जिनको मैंने क्वेश्चंस दिए थे उन्होंने क्वेश्चंस करे हैं, और मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे पीडीएफ्स आए थे, और मैंने उनको बताया भी है कि क्या क्या क्वेश्चंस में आपको करना था, क्या क्या गलती थी, क्या क्या सही था। कई कई बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा है, ठीक है। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं ना, सच्ची में आप लॉस पे हो। प्लीज स्टार्ट राइटिंग द आंसर्स। इफ वी आर डूइंग द हार्ड वर्क, वी आर डूइंग द एफर्ट, इफ आई एम गिविंग, यू ऑल्सो हैव टू गिव, ठीक है। तुम्हें भी साथ साथ करना है। और जिन्होंने मेरे को भेजा था मैंने उनको रिप्लाई किया भी था। इंस्टेड जितने भी क्वेश्चंस आए, आई हैव चेक्ड ऑलमोस्ट। एक दो अगर कोई कल रह गए हो तो माइट बी पॉसिबल कल वाले रह गए होंगे, बिकॉज कल थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी थी, तो दैट इज वाई आई वॉज नॉट एबल टू चेक, ठीक है। मंडे को पहली चीज सर, हम मंडे को टेस्ट करेंगे एक तो चैप्टर नंबर 1 का, जिससे वो वाले क्वेश्चंस तुम्हारे कवर हो जाएंगे, जो तुमने खुद से थोड़ा सा आइडिया रहेगा कि कैसे हमको लिखना है, ठीक है। सर टेस्ट मिलेगा कहां? मैं आपको बोल रहा हूं, टेस्ट आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल में मेरे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां है? वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें इंफॉर्मेशन जाती है। तो दोनों ज्वाइन कर लेना ताकि इंफॉर्मेशन मिलती रहे। और जो भी नोट्स और जो भी अपडेट्स हैं, वो सारी वीडियोस भी उसके अंदर आएंगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आरटीपी जो आई है अभी मे वाली आरटीपी में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली कल आपको संडे को आरटीपी की वीडियो मिल जाएगी, यानी कि कल यू विल बी गेटिंग आरटीपी वीडियो फॉर May 25, ठीक है। वो वाले क्वेश्चंस भी एक बार देख लेंगे हम कि कौन से उसमें क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं और क्या क्या टॉपिक्स हैं। उसके बाद मंडे को हम लोग क्लास करेंगे। कल हमारी क्लास नहीं है, मैंने बोला था कि जब भी सेशन होगा तो आई लेट यू नो, ठीक है। मंडे को अपनी 3rd क्लास होगी, और पता है कौन से चैप्टर की क्लास होगी? धासु एकदम चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं, एंड दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स की प्रैक्टिस करेंगे। और मैं तुमको बोल रहा हूं, एक बार यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, ये प्लेलिस्ट दिखेगी तुमको, ये वाली प्लेलिस्ट देखो इधर, ये प्लेलिस्ट दिख रही है आपको? दिस प्लेलिस्ट इज ऑफ सीए इंटर लॉ रिवीजन। ये प्लेलिस्ट खोलोगे ना, ये वाली प्लेलिस्ट के अंदर तुमको शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाले जो लेक्चर्स हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। और शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर वाले लेक्चर जब आपको मिलेंगे ना, वो सारे लेक्चर्स कवर करके वहां से एकदम सॉलिड तरीके से कवर कर लेना रिवीजन। और शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर जो है, वो वाला चैप्टर हम कवर करेंगे, ठीक है। फुल एकदम बड़ा चैप्टर है, क्योंकि 43 से लेके 72 तक वो सेक्शन जो है कवर करता है, और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सॉलिड चैप्टर है, बहुत टेक्निकल चैप्टर है। तो उसके क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे मंडे को, राइट। और सर प्रोस्पेक्टस अपन बाद में करेंगे। पहले ऐसा भी होगा कि थोड़े से इंपॉर्टेंट वाले चैप्टर है ना, वो भी उठा लेंगे। देखो ऐसा रहेगा ना, जब जो मेरे को लगेगा कि अभी ये कराना बेटर है, तो दैट वी विल गो विद द फ्लो, ठीक है। तो अभी चैप्टर नंबर 4 हम करेंगे, दैट इज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। और उसके बाद चैप्टर 3 वी विल डू। और एक बात मैं और क्लियर कर दूं, कुछ बच्चों को ऐसा डाउट था कि सर
कुछ चैप्टर की राइटिंग प्रैक्टिस होगी या सारे, तो सारे चैप्टर की होने वाली है, बट आगे पीछे हो सकते हैं चैप्टर। ऐसा नहीं है कि विल गो इन द लाइन की हाँ पहले हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, फिर 4 कर रहे हैं, फिर 5 कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको जो भी चैप्टर मिलेंगे, आपके चैप्टर सारे कवर हो जाएंगे, उसकी टेंशन तुम छोड़ दो, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने तुमको बोला है ना हो जाएगा तो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, बस टेक अ डीप ब्रेथ और एक ऐसे मतलब एकदम मस्त ऐसे सांस भरो और पढ़ाई करो, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो काम तुम्हारा है वो तुम्हारा है, वो मैं नहीं कर सकता। पेपर तुम्हें देने जाना है तो वो तुम्हें देने जाना है, एग्जाम में आपको अपीयर होना है, दैट इज ओनली वट यू हैव टू डू। बाकी सारी चीजें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, अदर लॉ भी होगा, डेफिनेटली अदर लॉ होगा। और एक चीज और मैं बता दूं कि क्या बोलते हैं सर, बाद में अभी कुछ और रिविजन्स, मैराथन्स, एवरीथिंग इज अलाइंड फॉर यू, एवरीथिंग इज अलाइंड फॉर यू। ठीक है, इवन लास्ट डे मैराथन भी होगी ना, तो वो भी होगी जिसमें तुम्हारे मोस्टली चैप्टर्स कवर होके वो भी हो जाएगी कवर। तो तुम टेंशन ना लो, मैं तुमको बोल रहा हूं ना, तुम बस इतना ध्यान रखो कि जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो तुमको पूरी करनी है। अब तुम अपने पार्ट के काम भी नहीं करोगे तो फिर आप किसी को भी ऐसे ब्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर क्लियर, एक बार चैट पे लिख दो डन 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 डन। चलो, और तुम लोग लाइक ठोक देना फटाफट से वीडियो पे, उसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लाइक फटाफट से कर दो, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को मार देना सब्सक्राइब, ताकि तुम लोगों को कंटेंट फटाफट से मिलता रहे। ठीक, चलो, ढंग से तमीज से पढ़ाई करोगे, फिर मैं बोल रहा हूं लास्ट क्लास में आई वाज सेइंग, अभी मैं फिर बोल रहा हूं, तमीज से पढ़ाई करोगे ना, मैं ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, कुछ भी है, तुम मैसेज करो मेरे को। ठीक है, कोई प्रॉब्लम रहे, आई एम विद यू टिल द लास्ट मोमेंट। तुम्हारा एग्जाम 2 बजे स्टार्ट होगा ना, 1:45 तुम जाओगे, 1:30 जाओगे, 1:30 भी कोई डाउट रहे ना कुछ रहे, जिस दिन एग्जाम है उस दिन भी पूछ लेना। ठीक है, अब इससे ज्यादा और क्या करोगे। ठीक, कुछ मैसेजेस जो ऊपर, कई बार क्या होता है बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं तो कुछ रह जाते हैं, दैट कोई बात नहीं, ऊपर नीचे होंगे बट चेक हो जाएंगे मैसेज, मतलब किसी का भी पेपर रहेगा नहीं। चलो, लेट्स बिगिन विद चैप्टर नंबर 2। बट चैप्टर नंबर 2 पे जाने से पहले मैंने तुम्हें खतरनाक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 7, एक बार ही उसको डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 का था, और फिर उसके बाद सर हम आगे चलेंगे टू द चैप्टर नंबर 2। मोहन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2004। अब फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाना और आंसर्स लिखना शुरू कर देना। ठीक है, लाइक कैरेट 2 बार लाइक ठोक दिया, 2 बार लाइक ठोकने से वो अनलाइक हो जाता है, नालायक। मोहन लिमिटेड जो लाइक करेगा उसके 10 नंबर एक्स्ट्रा आएंगे पेपर में। ठीक है सर, ये तो ओहो, यू आर वेरी चालाक ब्रो, बहुत चालाक। मोहन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, पेपर में कॉल कर, अबे पेपर में कॉल करोगे तो नहीं बताऊंगा भाई, ये तो फिर मेरे साथ गलत हो गया ना। मैं इतना पढ़ाऊंगा, इतनी मेहनत करूंगा, उसके बाद अगर तुम एग्जाम में कॉल करके मेरे से पूछ रहे हो तो फिर मैंने तो ये सारी मेहनत को जस्टिफाई नहीं किया, फिर तो ये गलत हो गया ना। तो मैं पेपर में कॉल करके नहीं बताऊंगा तुम्हारे, पेपर में तो भाई तुम बैठोगे ना, ट्रस्ट में तुमको ऐसा समझ आ जाएगा भाई साहब, पेपर देखते तुम्हें याद आएगी करण सर ने मजे तो करा दिए। ठीक है, चलो, मोहन लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 2004। फिर हमने बोला था कि एक कंपनी ने, इसने 10 लाख शेयर इशू करे थे, वो 10 रुपीज फुल्ली पेड अप थे, 15 लाख शेयर जो थे वो पार्टली पेड अप थे। और एक कंपनी थी, उसने 15 लाख में से 13 लाख पार्टली पेड अप वाले शेयर थे जो थे वो एक्वायर कर रखे थे। तो मैंने बोला था बताओ होल्डिंग सब्सिडरी होगा या नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ना आपको ऐसे लिखना है प्रॉपर, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी का मतलब ये होता है, इसको थोड़ा अपनी लैंग्वेज में जैसे हमने लिखा था वैसे लिख सकते हो, सेक्शन 2 क्लॉज 87। ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 जैसे हमने पूरा लिखा था वैसे आप उसी फॉर्म में लिख सकते हो। इट कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड, एक्सरसाइजेज और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द वोटिंग पावर ऑफ सम अदर कंपनी। फिर हम यहां पे लिखेंगे फैक्ट्स ऑफ द केस एंड एनालिसिस। समझना, अब ये मेन तुमको मैंने समझाना था कि कैसे प्रेजेंट करना है, क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे जो ये भेजा ना, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा भेजा था, मुझे उसका नाम नहीं पता क्योंकि सब मतलब नंबर सेव नहीं थे तो मेरे को नाम नहीं पता, बट एक बच्चे ने ये फैक्ट्स बड़े अच्छे लिखे थे। ठीक है, ईयर 2004 में कंपनी ने इशू करे 10 लाख इक्विटी शेयर, 10 रुपए का एक, तो अकॉर्डिंगली पेड अप वैल्यू हो गई 1 करोड़। फिर 2008 में 15 लाख इक्विटी शेयर हुए, 5 रुपए पेड अप, तो फिर पेड अप वैल्यू होगी 75 लाख। सो अकॉर्डिंगली टोटल पेड अप वैल्यू ऑफ द कंपनी विल बी 1.75 सीआर। करेक्ट है सर। टोटल इशूड कैपिटल कितनी है, इतनी है सर। हम लिखेंगे सोहन लिमिटेड होल्ड्स 13 लाख पार्टली पेड अप वाले शेयर ऑफ ₹5, विच मींस द वैल्यू ऑफ पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द सोहन लिमिटेड इज 65 लाख। तो अकॉर्डिंगली सर जो सोहन लिमिटेड पेड अप वैल्यू होल्ड करके बैठा है वो होल्ड करके बैठा है सिर्फ 65 लाख की। इन ऑर्डर टू बी अ होल्डिंग कंपनी, सोहन लिमिटेड नीड टू होल्ड एटलीस्ट मोर देन 50% ऑफ द वोटिंग पावर। उसको कम से कम 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होल्ड करनी पड़ेगी। एंड एज पर सेक्शन 47 द वोटिंग राइट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पेड अप शेयर कैपिटल। मैंने बोला था ये वाली लाइन बस लिख देना, ये वाली लाइन बस प्लीज लिख देना, क्योंकि ये लाइन अगर तुमने कोट कर दी ना इस क्वेश्चन में तो मजे आ जाएंगे। ठीक है, सोहन लिमिटेड जो है
उसको कम से कम 87.5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड करनी पड़ेगी। अब कुछ बच्चों ने जो आंसर भेजा था उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने 65 लाख को डिवाइड करा बाय 1.75 सीआर और परसेंटेज निकाल ली कि वो 50% से ज्यादा होल्ड तो नहीं करता, बट वो कुछ 43% आ रहा है अप्रॉक्स, तो वो 43% होल्ड करता है एंड ही नीड्स टू होल्ड मोर देन दैट, कंपनी नीड्स टू होल्ड मोर देन 50%, सो दैट इज व्हाई द कंपनी इज नॉट अ होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप। तो वो भी ठीक है, मैंने लिखा हुआ है कि इतने शेयर होल्ड करने चाहिए बट वो होल्ड करता है 65 लाख, तो 50% से ज्यादा नहीं बैठ रहा, इसलिए हम बोलेंगे कि भैया वो होल्डिंग सब्सिडरी नहीं है। बट अगर आप परसेंटेज में भी लिख दोगे तो भी सही है, वो तो भी ठीक है कि 50% से ज्यादा वोटिंग पावर होनी चाहिए बट उसकी वोटिंग पावर 50% से कम है। हाँ, इवन इफ सोहन लिमिटेड होल्ड मोर देन 50% शेयर इन नंबर, सर वो नंबर में शेयर 50% से ज्यादा होल्ड करता है, डजंट मैटर, नंबर वाइज शेयर आप 50% ज्यादा होल्ड करो वो मैटर नहीं करेगा, वो सफिशिएंट नहीं है, आपको वोटिंग पावर पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है सर। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, और प्लीज आ जाओ जरा चैप्टर नंबर 2 के साथ, और बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है इसमें। मैंने एक काम और कर दिया, मैंने यहां पे लिख दिया है कि ये कौन से अटेम्प्ट में आए हुए हैं। EQ का मतलब होगा दैट इज एग्जाम क्वेश्चन, मतलब ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में भी आ चुका है, बाकी MTP RTP तो तुमको पता ही है। ठीक है, तो अगर कहीं EQ लिखा देखोगे तो समझ जाना वो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक, चैप्टर 1 का टेस्ट कब है? मंडे को। चैप्टर 2 का टेस्ट कब होगा? नेक्स्ट वीक में। एक दो दिन छोड़ के मैं चैप्टर 2 का भी टेस्ट दे दूंगा, और ढंग से मेहनत कर लो, पढ़ाई कर लो, मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं ना, प्यार से मान जाओ वरना पिटाई होगी। क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 1 आरंभ करते हैं, शुभारंभ, हर हर महादेव, शुरू करो, ओम नमः शिवाय। स्टेट क्रिकेट क्लब वॉज फॉर्म्ड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एक क्लब है, उसको हमने लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के फॉर्म में इनकॉर्पोरेट करा अंडर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मतलब सर कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत हमने ये एक क्लब था, यानी ये कोई वो चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा था, और हमने इसको एक कंपनी बना दी। और आपको पता होगा सेक्शन 8 कंपनी लिमिटेड कंपनी ही होती है, वो अनलिमिटेड नहीं बन सकती, इट इज ऑलवेज अ लिमिटेड कंपनी। ठीक है, एंड विद द प्रमोटिंग ऑब्जेक्ट क्या है इसका, कि ये क्रिकेट प्रमोट करेंगे बाय अरेंजिंग दिस कोर्सेज, की हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम क्रिकेट वगैरह का कोर्स कराएंगे। हाँ ठीक है, आगे चलो। द क्लब हैज बीन अर्निंग सरप्लस, क्लब को बहुत अच्छा सरप्लस हो रहा था, बहुत अच्छी बात है। तो क्या एक चैरिटेबल कंपनी यानी सेक्शन 8 कंपनी को प्रॉफिट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बट वो प्रॉफिट्स को अप्लाई कहां करेगी? अपने ऑब्जेक्ट प्रमोट करने में, और वो डिविडेंड नहीं बांट सकती। ठीक है, ये हम सेक्शन 8 में पढ़ के आते हैं। आगे क्या बोलता है? मिस्टर कूल अ मेंबर डिसाइडेड टू मेक अ कंप्लेंट। अच्छा, कंपनी ने क्या कांड करा? कंपनी ने करा, द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली एंड डिविडेंड वाज पेड टू इट्स मेंबर। हे हरिराम, कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने सर ये कर दिया कि उसके मेंबर्स को डिविडेंड बांट दिया, और अपने अफेयर्स को भी फ्रॉडुलेंट तरीके से क्या कर रही थी? कंडक्ट कर रही थी। मिस्टर कूल एक मेंबर था, उसने कंप्लेंट डाल दी रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास कि भैया ये कंपनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रही है। आपको आंसर देना है, इज देयर एनी प्रोविजन अंडर कंपनीज एक्ट टू रिवोक द लाइसेंस? क्या कंपनी ये लाइसेंस, क्या कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो सकता है या नहीं हो सकता? सर आप हमें बताओ। हाँ जी, लाइसेंस रिवोक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, एब्सोल्युटली यस, लाइसेंस रिवोक हो सकता है। क्या कंपनी वाउंड अप हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर। एंड वेदर द स्टेट क्रिकेट क्लब कैन बी मर्ज्ड विद द मेसर्स नेट कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड, क्या इसका मर्जर किसी दूसरी कंपनी के साथ हो सकता है? अब ये बाद में देखेंगे, पहले एक काम करते हैं, पहले इसका आंसर लिखना शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ उठा लो ये कलम, उठा लो ये पेन, हथियार उठाओ और लिखना शुरू कर दो फटाफट, तड़ातड़। आंसर कहां लिखोगे? बीच में। यहां क्या लिखेंगे? आंसर नंबर 1। ये वाली PDF जो है जिसपे मैं आंसर्स लिख रहा हूं, ये पूरा ऐसा लिखने के बाद जैसे ही सेशन खत्म होगा टेलीग्राम में आ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्लास में भी आ गई थी। चलो लिखो, सबसे पहले लिखेंगे आंसर नंबर 1। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेक्शन 8 कंपनी। अब ऐसा नहीं कि पूरा सेक्शन 8 लिखने बैठ जाएंगे, सेक्शन 8 का रेलेवेंट प्रोविजन लिखो। लिखो एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 ऑफ, अगर सबसेक्शन 6 नहीं आ रहा था, जस्ट राइट ओनली सेक्शन 8। सिर्फ क्या लिख दो? सेक्शन 8, एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 CG में बाय ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ कंपनी वेयर। अब आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आप इसको पॉइंटर में भी लिख सकते हो। वेयर कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ एक्ट, कंपनी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ एक्ट। सर कंपनी एक्ट के प्रोविजंस को कॉन्ट्रावीन कर रही है,
Second, where company contravenes the condition on which license was granted. कंपनी वो कंडीशंस का वायलेशन कर रही है जिन बेसिस पे लाइसेंस ग्रांट हुआ था, जिन कंडीशंस के आधार पर आपको लाइसेंस दिया गया था, यार आप वो कंडीशन तो पूरी करोगे ना, तुमने वो कंडीशन ही उड़ा दी, बेड़ा गर्क। तीसरा, कंपनी वायलेट्स द ऑब्जेक्ट, कंपनी अपने ऑब्जेक्ट्स वायलेट कर रही है। डी, कंपनी कंडक्टिंग अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली, कंडक्टिंग अफेयर्स फ्रॉडुलेंटली, कंपनी अपने अफेयर्स को सर फ्रॉडुलेंटली कंडक्ट कर रही है। एंड नेक्स्ट इज ई, द अफेयर्स ऑफ कंपनी आर प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, प्रीजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट, या फिर कंपनी के अफेयर्स ऐसे हो गए हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ जा रहे हैं, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो फिर आरओसी क्या कर, सीजी क्या करवा सकता है? सीजी आपका बाय ऑर्डर क्या कर सकता है? लाइसेंस रिवोक कर सकता है। हमने बोला ठीक है सर, सीजी लाइसेंस रिवोक कर सकता है, आगे बताओ। पर जब लाइसेंस रिवोक होगा, ऑर्डर से लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, बट लाइसेंस रिवोक होते ही सीजी क्या करवाएगा? अब सीजी बोलेगा भैया एक काम करो, सीजी बोलेगा आरओसी को कि आरओसी सुन, आरओसी को क्या करना पड़ेगा उस क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी के नाम में ना तो पीवीटी आता है ना पीवीटी एलटीडी आता है, दोनों चीजें नहीं आती हैं। अब ये कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, नाउ दिस कंपनी विल बी अ नॉर्मल कंपनी। तो आरओसी पता है क्या करेगा? लिखो, ऑन रेवोकेशन, ऑन रेवोकेशन आरओसी पुट एलटीडी या पीवीटी एलटीडी इन द नेम ऑफ कंपनी। आरओसी नाम में क्या करेगा सर? आरओसी नाम में पीवीटी वर्ड या पीवीटी एलटीडी वर्ड क्या करेगा? पीवीटी एलटीडी वर्ड जो है वो इंक्लूड करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज, वेरी गुड गौरी, दूसरी चीज क्या करेगा सर? आरओसी रेवोकेशन पर एक तो पीवीटी एलटीडी वर्ड ऐड कर देगा, दूसरी चीज क्या करेगा? बिफोर रेवोकेशन, बिफोर रेवोकेशन सीजी मस्ट गिव कंपनी a written notice, a written notice of its intention। its intention मतलब किसकी इंटेंशन? सीजी की इंटेंशन है कि सीजी रेवोकेशन कराना चाह रहा है, तो सीजी क्या करेगा? अपनी इंटेंशन शो करेगा राइटिंग में कि हम भैया तुम्हारा लाइसेंस रिवोक कर रहे हैं। दिस प्रोविजन हम लिख देंगे, रेलेवेंट प्रोविजन, फर्स्ट का आंसर लिख रहे हैं हम, तो फर्स्ट का हमने प्रोविजन लिखा एंड वी विल राइट कंक्लूजन। आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक पार्ट का आपने प्रोविजन लिखा फिर उसका कंक्लूजन डाल दिया, या फिर आप दोनों तीनों पार्ट में जो जो प्रोविजन यूज हो रहे हैं पहले सारा प्रोविजन लिख दो और फिर उसके बाद लिखो कंक्लूजन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बोथ यू कैन डू, बोथ यू कैन डू। ठीक है बेटा, आप दोनों चीजें कर सकते हो। क्या हो गया? कुछ एरर आया क्या? अभी तो ठीक है, एकदम ठीक है भाई। अच्छा, बीच में एक लैग हुआ था, अभी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो, तो मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला था कि आप ऐसा कर सकते हो, तीनों पार्ट में जो जो प्रोविजन यूज होने वाले पहले सारे प्रोविजन लिख दो, लास्ट में कंक्लूजन लिख दो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। या फिर ऐसा कर सकते हो, फर्स्ट पार्ट का प्रोविजन लिखा कंक्लूजन, सेकंड पार्ट का प्रोविजन लिखा कंक्लूजन, थर्ड पार्ट का प्रोविजन लिखा कंक्लूजन। तो आई कैन डू ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे कंक्लूजन, सीजी कैन रिवोक द लाइसेंस ऑफ स्टेट क्रिकेट क्लब चलो, वो वाईफाई का कुछ इशू था, वो हो गया, रिजॉल्व हो गया, रिजॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आओ, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, आगे लिखना, एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इफ सीजी इज satisfied that it is essential in, if CG is satisfied that it is essential in, हाँ जी हाँ जी, देखो पार्ट 1 फर्स्ट वाला तो हो गया ना, ये रहा सेकेंड वाला वी आर डूइंग, ठीक है।
As per Section 8 of the Companies Act 2013, if CG is satisfied that it is essential in public interest, अगर सर ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में सही है, ऐसा रिक्वायर्ड है कि पब्लिक इंटरेस्ट में हमें ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, इट इज एसेंशियल इन पब्लिक इंटरेस्ट। भूमि कहां पे कौन से वाला पूछना है, ये रहा ना, हम इसी के साथ ही लिख देंगे दैट इट इज एनालिसिस एंड कंक्लूजन। आपको उसके 3 पार्ट नहीं, क्योंकि अगर आप इतना करोगे 5 नंबर का क्वेश्चन है और 3 पार्ट है, तो वहां पर अलग अलग ऐसा नहीं बनाएंगे कि उसका एनालिसिस का पोर्शन अलग बन रहा है। इसी में आप कर दोगे कि आपने इसी में एनालाइज करा ऑन द बेसिस ऑफ अबव फैक्ट्स एंड एनालिसिस, या ऐसे लिख देंगे इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजन इट कैन बी सेड दैट सीजी कैन रिवोक द लाइसेंस। यहां एक लाइन और ऐड कर सकते हो ऐसे, इन द लाइट ऑफ अबव प्रोविजंस it can be said that, ऐसे लिख लो, ठीक है, सीजी कैन रिवोक द लाइसेंस एंड एवरीथिंग। क्लियर, चले आगे, चलो क्लियर क्लियर। सेकंड वाला क्या बोल रहा था, क्या कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है? हाँ सर वाइंडिंग अप हो सकता है। चलो जल्दी लिखो, एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट इफ सीजी इज सेटिस्फाइड कि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो हम क्या करेंगे, दैट इट इज एसेंशियल इन द पब्लिक इंटरेस्ट, CG may by order, CG may by order direct that, CG may by order direct that, CG order से डायरेक्ट करेगा that company be wound up, कंपनी बी वाउंड अप। बेटा लिखने की स्पीड थोड़ी सी बढ़ाओ, कंपनी बी वाउंड अप। अभी एक बार लिख लो, मैं दिखा दूंगा ये वाला आंसर भी, ठीक है, कंपनी बी वाउंड अप और अमैलगमेटेड with other सेक्शन 8 कंपनी। तो सर प्रोविजन ये बोलता है, ये लो नोट कर लो, प्रोविजन ये बोलता है कि भैया अगर सीजी को लगा कि ऐसा करना पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो सीजी क्या करेगा, सीजी बोलेगा कि भैया कंपनी को वाइंड अप करा दो, या फिर इसको किसी और सेक्शन 8 कंपनी के साथ क्या करा दो, अमैलगमेट करा दो। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था क्या कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है, हम बोलेंगे यस सर कंपनी का वाइंडिंग अप हो सकता है। तो हम कंक्लूजन लिखेंगे, पर यहां एक और चीज लिखना, हाउएवर बिफोर डूइंग वाइंडिंग अप और amalgamation, before doing winding up or amalgamation, reasonable opportunity of being heard। इसकी फुल फॉर्म लिखनी है तुमको, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। ओए इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज गिवन टू कंपनी, ठीक है। नहीं, सेक्शन का इंट्रोडक्शन डालने की जरूरत नहीं है कि सेक्शन 8 कंपनी दिस कंपनी, नहीं भी डालोगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम में आया हुआ सेम आंसर इन्होंने सजेस्टेड में दिया था, पहले वहां पर ये नहीं लिखना सेक्शन 8 कंपनीज आर चैरिटेबल, ऑल्दो मैंने क्वेश्चन बैंक में मैंने भी डाला हुआ है, नहीं भी लिखोगे यू कैन स्किप, ठीक है। और हम यहां पर कंक्लूजन लिखेंगे, कंक्लूजन एज पर अफोरसेड प्रोविजंस, एज पर अफोरसेड प्रोविजंस कंपनी कैन बी वाउंड अप। कंपनी को क्या किया जा सकता है सर, वाइंड अप किया जा सकता है, कंपनी को वाइंड अप किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद हम आगे चलेंगे, फिर ये थर्ड चीज पूछता है क्या कंपनी को मर्ज किया जा सकता है, एक मेसर्स नेट कूल नेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पर उसका जो ऑब्जेक्ट है ना दैट इज नेटवर्किंग। यस तन्वी यू कैन राइट, उसका जो ऑब्जेक्ट है ना दैट इज बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग, और ये कंपनी काम कर रही है किसका, प्रमोटिंग क्रिकेट। तो ये क्रिकेट की कंपनी है और दूसरी कंपनी जो है वो नेटवर्किंग है, तो इन दोनों का अमैलगमेशन क्या पॉसिबल होगा या नहीं होगा, हम बोलेंगे नहीं होगा, बिकॉज अमैलगमेशन होगा जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं। तो हमको यहां लिखना पड़ेगा अ कंपनी रजिस्टर, थर्ड पार्ट लिखेंगे, अ कंपनी रजिस्टर्ड, ऐसे लिखो लो, पूरा अच्छे से लिखो, चलो जब पूरा ही लिख रहे हो तो पूरा ही लिखो, एज पर सेक्शन 8 अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, अंडर सेक्शन 8 कैन बी amalgamated, can be amalgamated with another section 8 company only having similar objects,
हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। तो सर जो ये कंपनी है ना, ये कंपनी मर्ज तो हो सकती है बट किसी दूसरी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी के साथ जिसके सिमिलर ऑब्जेक्ट हो, जिसके क्या हो, सिमिलर ऑब्जेक्ट हो। तो व्हाट वी विल डू इज, हम इसको मर्ज तो करा देंगे, हम यहां लिखेंगे कंक्लूजन। अब मुझे बताओ क्या मर्ज हो पाएगी, हमारे केस में हो पाएगी? नहीं। तो हम यहां लिखेंगे स्टेट क्रिकेट क्लब, स्टेट क्रिकेट क्लब कैन नॉट बी merged with CoolNet Private Limited. State Cricket Club cannot be merged with CoolNet Private Limited as both the companies are having different objects. इन दोनों के सर ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो हम इनको क्या नहीं कर सकते, मर्ज नहीं कर सकते। क्लियर? यहां निपटता है अपना क्वेश्चन नंबर 1। डन डन डन। क्लास के बाद ना कोई भी टाइम स्टैम्प डाल दिया करो, क्वेश्चन 1 यहां से यहां तक है, 2 यहां से यहां तक है, 3 यहां से यहां तक है। चले जी, एकदम बढ़िया था क्वेश्चन। जल्दी बोलो, मामला सेट हो गया? फटाफट से लिख दो, बस इतना ऐसे एक इमोजी भेज दो, बस कुछ लिखो मत, कुछ टाइम मत खराब करो। चलो, now we are coming to question number 2 again. Sir, this is the question of RTP September 2024 and this may be asked in this May examination. Might भी हो सकता है कि अभी May के एग्जाम में आ जाए। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना। ABC Private Limited, ABC Private Limited, a company that has been operational for 2 years. इसको काम करते हुए कितने साल हो चुके हैं सर? 2 साल हो चुके हैं। For 2 years was incorporated with the submission of false information. ओ बाप रे, कंपनी बने हुए 2 साल हो गए और 2 साल होने के बाद हमको ये पता चलता है कि ये कंपनी को इनकॉर्पोरेशन मिला था फॉल्स इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। यानी इसने क्या करा था, इसने मटेरियल फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छुपा दिए और छुपाकर क्या ले लिया, इनकॉर्पोरेशन करवा लिया। कंपनीज फाउंडर्स मिस्टर एक्स एंड मिस वाई प्रोवाइडेड इनकरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड कंसील्ड सिग्निफिकेंट लायबिलिटीज ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस। मतलब एक तरीके से इन्होंने झोल झाप करा और जिसकी वजह से इनको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन मिल गया। कांड तो तुमने कराई है, ठीक है। नाउ this misrepresentation was recently uncovered during an internal audit initiated by the company's new CFO, Mr. Z. Upon discovering these fraudulent actions, Mr. Z filed an application with the NCLT. Explain the provisions with respect to Companies Act. आपको बताना है कि क्या इस केस में हो सकता है। तो सर यहां आएगा 7-7 यानी कि थला फॉर अ रीजन। लिखो आंसर नंबर 2 7-7। और 7-7 क्या बोलता है सर? एज पर सेक्शन 7 सब सेक्शन 7 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 where a company is incorporated, अगर एक कंपनी सर इनकॉर्पोरेट होती है बाय फर्निशिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन और बाय सप्रेसिंग, सप्रेस करने का मतलब होता है छुपाना, एक तरीके से आप उसको टेंट कर रहे हो ताकि आपकी चीजें सामने ना आ पाए। सप्रेसिंग मटीरियल फैक्ट्स, देन ट्राइब्यूनल में on an application made to it, it मतलब किसको एप्लीकेशन फाइल हो रही है? ट्राइब्यूनल को। ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट, ट्राइब्यूनल क्या कर सकता है सर? ए, सबसे पहला वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर सकता है। पास सच ऑर्डर लाइक रेगुलेशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। वो आपके अगेंस्ट ऑर्डर पास कर देगा कि भैया अब तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट कैसे चलेगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा, ये भाई बताएगा। अब तुम साइड हो जाओ, तुमने गंद मचा दिया है, अब तुम्हारी कंपनी का रेगुलेशन ऑफ द मैनेजमेंट अब हम अपने हाथ में ले लेंगे। हाउ द कंपनी विल बी मैनेज्ड, उसका रेगुलेशन के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास कर सकता है, इंक्लूडिंग जिसके अंदर ये लिख सकता है, शायद ये ऑर्डर पास करे कि अब तुम्हारी कंपनी का मैनेजमेंट हम देखेंगे, उसको रेगुलेट हम करेंगे। तो उसमें बोल सकता है कि भैया ये एमओए एओए चेंज करो,
इंक्लूडिंग एनी चेंजेस इन एमओए एओए। एमओए एओए में चेंज करा सकता है, एमओए एओए में चेंज करा सकता है, विच इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ, विच इज इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी, मेंबर्स, क्रेडिटर्स। जो कि बेटर रहेगा किसके लिए? कंपनी के लिए, मेंबर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए। जल्दी से बोल दो हाँ सर। और क्या कर सकता है? और पता है क्या कर सकता है? और पता है क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है, डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। डायरेक्ट कर देगा कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। डायरेक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी अनलिमिटेड। तीसरी चीज क्या कर सकता है? डायरेक्ट कर सकता है फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी, फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। कंपनी का नाम रिमूव कर सकता है। और क्या कर सकता है सर? और पास ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, पास ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर सकता है। या फिर ई एनी अदर ऑर्डर, पास एनी अदर ऑर्डर एज इट में डीम फिट, एज इट में डीम फिट। पर ये सारी चीजें करने से पहले वो आपको क्या करेगा? दो काम। पहला, एक तो तुम्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, और दूसरी चीज, जब वो ये ऑर्डर पास कर रहा होगा तो वो इस चीज को कंसीडर करेगा कि तुम्हारी कंपनी ने कहीं कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं कर लिया, कहीं कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं ले ली। सर क्यों? पता चले वो नाम रिमूव करने का ऑर्डर पास कर दे और तुम्हारी कंपनी कोई ऑब्लिगेशन लेके बैठी थी इस 2 साल में, तो वो लोग कहां पकड़ेंगे कंपनी को? हाँ सर। तो इसीलिए क्या करेगा? यहां लिखो, बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर, बिफोर पासिंग एनी सच ऑर्डर, फर्स्ट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड इज टू बी गिवन टू कंपनी। पहले आप कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दोगे। सेकंड, सेकंड चीज सर हम क्या करेंगे? सेकंड इज एनसीएलटी, सेकंड इज एनसीएलटी। एनसीएलटी लिखना है एनसीएलटी लिख लो, ट्राइब्यूनल लिखना है ट्राइब्यूनल लिख लो, मर्जी है। एनसीएलटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन, एनसीएलटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट्स, obligations, the contract, obligations or payment of any liability, or payment of any liability entered into by company, entered into by company। एनसीएलटी शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन। इसको ऐसा कर सकते हैं, रुको थोड़ा सा चेंज करोगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं, रुको रुको रुको, इसको बेटर कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशंस एंटर्ड इनटू बाय कंपनी ट्रांजेक्शंस भी लिख लो, कोई ट्रांजेक्शंस, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी, और पेमेंट ऑफ एनी लायबिलिटी। ठीक ठीक सर। सो दिस इज अपना क्वेश्चन नंबर 2। और एक लाइन और लिखनी है, एक लाइन और लिख सकते हो। द प्रमोटर्स ऑफ कंपनी, द प्रमोटर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स, द प्रमोटर्स एंड फर्स्ट डायरेक्टर्स आर पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। और सर जो ये डायरेक्टर्स और फर्स्ट डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स हैं, इनको लाइबिलिटी आ जाएगी अंडर सेक्शन 447, मतलब दे विल बी पनिशेबल अंडर 447। 447 की पेनल्टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि 447 में पेनल्टी क्या लिखी है सर, वो भी लिखनी है, कुछ नहीं लिखना, सिर्फ यू हैव टू राइट दैट दे आर लाइबल अंडर सेक्शन 447। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन एंड डस्टेड। नाउ वी आर कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, ओए हेलो, हाँ आपसे बात कर रहा हूं, आप ही पास होने वाले हो इसी अटेम्प्ट में। सुनो मेरी बात, ये जो क्वेश्चंस हैं ये तुमको समझ आ रहे हैं, लिख रहे हो अच्छे से?
सही चल रहा है एकदम बढ़िया। और कुछ भी डाउट हो पूछ लिया करो चैट पे। चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मिस्टर रामदास इज अ बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो हम क्या करें, अपन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, ये बीटेक है, हमको क्या करना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बीटेक, ठीक है सानू की। ही हैज प्रमोटेड एन आईटी स्टार्टअप एंड गॉट इट रजिस्टर्ड एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। भैया ने क्या स्टार्ट करी, भैया ने स्टार्ट करी एक आईटी कंपनी और उसको रजिस्टर करा लिया एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नहीं तन्वी, कुछ कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि उसने प्रोविजंस पूछे आपसे। फैक्ट वैक्ट क्या लिखने हैं तुमको यहां पे, उसने बोला एक्सप्लेन द प्रोविजंस, यू जस्ट हैव टू राइट द प्रोविजन। आपको बस गाइडिंग प्रोविजन लिखने, ये रे हमने लिख दिए, फैक्ट्स नहीं लिखने इसमें कुछ भी, ठीक है। चलो अरे तुम खुश हो गए कि हम सुन के कि हम पास होंगे, मैं खुश हो जाऊंगा जब तुम पास हो जाओगे, ठीक है। तो तुम पास हो जाओगे। When I can believe in you, you have to believe in yourself। आपको खुद में तो विश्वास रखना पड़ेगा ना। ऐसे डेड होके बैठे हैं हम, सेल्फ डाउट में घिरे पड़े हैं, सूझ ही नहीं रहा हमें कुछ, है जो जिसके अंदर पोटेंशियल भी है ना, पता है वो भी काम नहीं कर पा रहा, बस यही देख देख के कि पता नहीं होगा नहीं होगा। अरे दिस इज द टाइम टू पढ़ा, टू डू दैट, पढ़ाई पढ़ाई करो ना। अभी से क्या है ऐसा घुसे हुए सेल्फ डाउट में, जिस समय पढ़ना होता है तब सेल्फ डाउट में होते हैं, तब टाइम निकाल देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं पढ़े क्यों नहीं। इनिशियली क्या करा उसने, ही एंड हिज फैमिली मेंबर आर होल्डिंग ऑल द शेयर्स इन द कंपनी। तो हुआ क्या वो और उसकी फैमिली मेंबर सारे शेयर कंपनी के होल्ड करते थे। While drafting the AOA, it has been included in that Mr. Ramdas will remain as a director for company for the lifetime। तो वहां पर यह डिसाइड हो गया कि भैया ये जो रामदास है ना, ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए क्या रहेगा, कंपनी का डायरेक्टर रहेगा, ऐसा आर्टिकल्स में लिख दिया गया। बढ़िया बात है। मिस्टर मेहता एक क्लोज फ्रेंड ऑफ द रामदास हैज वॉर्न्ड हिम। इसने वहां पर जाकर लगा दी चुगली। मिस्टर मेहता ने मिस्टर रामदास को बोला कि भैया मेरी बात सुन, फ्यूचर में ना अगर 75% और मोर शेयर नॉन फैमिली मेंबर्स के पास आ गए तो बेटा तेरे को उड़ाते उनको देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो आएंगे और वो क्या करेंगे, 75% होल्डिंग उनके पास होगी, आते ही सीधा एओए को ऑल्टर मार देंगे, क्योंकि सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलते हैं अगर एओए को ऑल्टर करना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होगा। तो वो एओए को ऑल्टर मार के निकल लेंगे और तू उड़ जाएगा और तू कोई डायरेक्टर नहीं रहेगा। So now the relevant articles can be amended and Mr. Ramdas may be removed from the post of director। ये बंदा डर गया। मिस्टर रामदास आया डरते डरते तुम्हारे पास कि प्लीज 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 मुझे बताओ कि क्या मैं अपनी ऐसी कोई चीज है जिससे मैं अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकता हूं। तो यस सर, ऐसी पोजीशन होती है, ऐसी चीज होती है जिससे आप अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, दैट इज एंट्रेंचमेंट क्लॉज। और एंट्रेंचमेंट क्लॉज जो है वो दिया हुआ है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 के अंदर। तो हमको क्या करना है सर, हमको करना है सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 को नोट डाउन। तो यहां पे लिखना शुरू करो, सेक्शन 5 सबसेक्शन नंबर 3 लिखो जी। लिखो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, आंसर नंबर 3, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में हम क्या लिखेंगे सर, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन में हम लिखेंगे, लिखो एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3। इसका तो मैं बोलूंगा सबसेक्शन याद कर लेना और हो भी जाएगा। एज पर सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, एओए में एंट्रेंचमेंट ऐड करना मैंडेटरी होता है या ऑप्शनल? ऑप्शनल। एओए में कंटेन, एओए में कंटेन प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट, एओए may contain provision for entrenchment that specified provisions of AOA, that specified provisions of AOA, कुछ AOA के specified provisions, article of association के specified provision can be altered or can be altered या amended, can be altered or amended only if procedures that are more strict, procedures that are more strict या restrictive then simply by passing SR is complied with।
तो भैया आप खाली एसआर पास करके अपने आर्टिकल को ऑल्टर नहीं कर पाओगे, आप आर्टिकल को ऑल्टर तब कर पाओगे जब आप एसआर से ज्यादा कुछ स्ट्रिक्ट कंप्लाई करो। ठीक है ठीक है सर। फिर उसके बाद यहां पर लिखना एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 4, वो लाइन लिख लोगे, एज पर सेक्शन 5 सब सेक्शन 4 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, एंट्रेंचमेंट क्लॉज कैन बी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ, इसको कब इंक्लूड कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेशन के समय भी इंक्लूड कर सकते हैं और बाद में भी इंक्लूड कर सकते हैं। कैन बी इंक्लूडेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, और लेटर ऑन बाय अमेंडिंग द एओए, बाय अमेंडिंग द एओए, एओए को अमेंड करके आप इसको बाद में भी इंक्लूड कर सकते हो। अग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स, इंपॉर्टेंट इज क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के केस में आपको ऑल मेंबर की अग्री चाहिए होती है यहां पे। अग्रीड टू बाय ऑल मेंबर्स इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड बाय एसआर इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। फिर आप यहां लिखोगे सेक्शन 5 सबसेक्शन 5, वो पूरी लाइन एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5 सबसेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट, क्या लिखोगे, इंटीमेशन इज टू बी गिवन टू आरओसी within 30 days, within 30 days of including the entrenchment clause। जिस दिन आपने एंट्रेंचमेंट क्लॉज एंटर करा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ेगा। इंटीमेशन इज टू बी गिवन टू द आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ इंक्लूडिंग द एंट्रेंचमेंट क्लॉज। ठीक अब हम यहां पे लिखेंगे अपने वाले केस को लेकर, यहां लिखो फैक्ट्स एंड एनालिसिस। In the given case, Mr. Ramdas, in the given case, Mr. Ramdas is afraid of altering the articles which may result in removal of his position as a director. So मिस्टर रामदास, हम यहां पे इसको कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं या ऐसे भी आप यहां पे कंटिन्यू करना है तो लिख सकते हो। ठीक है, इसको कंक्लूजन में भी डाल सकते हैं, कंक्लूजन। सो मिस्टर रामदास कैन गेट द आर्टिकल ऑल्टर्ड, कैन गेट द आर्टिकल्स ऑल्टर्ड। ये भी मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा ही लिखवाया है क्योंकि अगर ऐड करना है तो कर लो, वैसे सजेस्टेड में है नहीं। मिस्टर रामदास कैन गेट द आर्टिकल्स ऑल्टर्ड, मिस्टर रामदास आर्टिकल को ऑल्टर कर सकते हैं। अग्रीड टू बाय ऑल द मेंबर्स, agreed to by all the members whereby he can include clause stating, whereby he can include stating that he can be removed from position of director if, अब यहां कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख रहा हूं 95%, आप कुछ भी लिख सकते हो। इफ 95% votes are casted in favor after including this clause
रामदास, या ऐसे लिख लो बस इतना, आफ्टर इंक्लूडिंग दिस क्लॉज, इंटीमेशन टू आरओसी, इंटीमेशन टू आरओसी इज टू बी गिवन विद इन 30 डेज। जैसे ही ये क्लॉज इंक्लूड हो जाएगा 30 डेज के अंदर अंदर क्या कर देना, 30 डेज के अंदर अंदर जाके आरओसी को बता देना। दिस इज द सिंपल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है बोलो बच्चे, चले आगे। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये एग्जाम क्वेश्चन है भैया, ये भी जुलाई 21 में आया हुआ है और एमटीपी मार्च 2023 में भी आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट डिसीजंस और प्रपोजल रिगार्डिंग द चेंज ऑफ ऑफिस। कंपनी अपना ऑफिस चेंज कर रही है, ओके तो कंपनी जब अपना ऑफिस चेंज कर रही है कंपनी जब अपना ऑफिस चेंज कर रही है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो बाद में लिख लेना, या फिर पॉज करके बाद में लिख लेना। कंपनी जब अपना ऑफिस चेंज कर रही है तो कंपनी कुछ प्रपोजल्स लेकर आ रही है, आपको बताना है कि वो वैलिड है या नहीं है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं फिर लिख लेंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम थाने टू दादर, यानी ये एक ही, अच्छा आपको पता है महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, ठीक है, महाराष्ट्र इज द स्टेट जहां पे 2 आरओसी हैं। तो ये कोई ऐसा वाला केस नहीं कि एक आरओसी से दूसरे आरओसी के अंडर जा रहे हो, वो बोल रहा है आरओसी सेम है बट लोकल लिमिट्स चेंज हो रही हैं। आरओसी इज द सेम बट लोकल लिमिट्स आर चेंजिंग। अगर लोकल लिमिट्स चेंज हो रही हैं तो आप एसआर पास कर लो, आपको आरडी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आरडी से अप्रूवल हमको तब लेना होता है जब हमारा या तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हो, या फिर एक ही स्टेट के अंदर 2 अलग अलग आरओसी हैं और उन दोनों के अंदर जा रहा हो। जैसे वो 2 केस में पॉसिबल होता है, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, उन दोनों केसेस में क्या होता है कि एक ही स्टेट में अलग अलग आरओसी है। तो मैं आपको एक चार्ट दे दूं, वैसे तो मैंने ये रिवीजन वीडियो में भी दिखाया हुआ है, बट स्टिल अगर आप कहो तो मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। वो चार्ट अगर आप नोट करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। वो चार्ट अगर तुमने नोट कर लिया तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और वो चार्ट है पता है कौन सा, ये रहा। यहां पे वो सारी चीजें लिखी हुई है, देखो ऑल्ट्रेशन ऑफ सारे आरओ, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज एक ही साथ मैंने चारों केस निकाल दिए। अगर स्टेट सेम है लोकल लिमिट भी सेम है, ओए कितने गया, अगर स्टेट सेम है लोकल लिमिट भी सेम है, वो कहां गया भाई, ये रहा ये रहा। अगर स्टेट सेम है लोकल लिमिट भी सेम है तो सिर्फ बीआर पास करो और कुछ नहीं करना होता। अगर एक सिटी टाउन विलेज से दूसरे सिटी टाउन विलेज में जा रहे हो तो बीआर पास करो, एसआर पास करो और कुछ नहीं करना। इस केस में आपको आरडी की अप्रूवल चाहिए होती है और इस केस में आरडी की अप्रूवल चाहिए होती है। दीज आर द प्रोसीजर्स, ठीक है, ये प्रोसीजर्स हैं। बट देखो ये रहा चार्ट, अब वो उसके साथ कनेक्ट भी होगा और ये भी है नीचे, ठीक है। बट चलो इधर आ जाओ, क्या सर हम बताएंगे यहां पर ये वैलिड है या नहीं है। पहला बोलेंगे अब एब्सोल्युटली वैलिड है, क्योंकि इसने एसआर पास करा है तो ओके है। लिखो 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 आंसर नंबर 4 लिखो। फर्स्ट क्या लिखोगे सर, हम फर्स्ट लिखेंगे, फर्स्ट लिखेंगे एज पर सेक्शन 12 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 if registered office of company is changed from local limits of one state to another local limit of same state, then special resolution is to be passed by the company. No approval of RD is required. No approval of RD is required. ये प्रोविजन लिखा, यहां लिख देंगे accordingly proposal is valid. Accordingly proposal is valid. इस हिसाब से सर ये प्रपोजल क्या है, वैलिड है। क्लियर है बेटा जी? जी सर। सेकंड वाला आएंगे और सेकंड वाला लिखेंगे। आप सेकंड वाले में वो क्या बोल रहा है पढ़ना जरा। सेकंड वाले में लोचा है जिसमें बच्चे फंसेंगे। सेकंड वाला पढ़ो आराम से। द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड इन मुंबई महाराष्ट्र, राइट है। आरओसी मुंबई की ज्यूरिसडिक्शन है, बहुत ही बढ़िया, पता है हमको मत सिखा। कॉर्पोरेट ऑफिस इज सिचुएटेड इन पुणे। ओ भाई कॉर्पोरेट ऑफिस पे ये प्रोविजन नहीं लगते। कॉर्पोरेट ऑफिस का तुम्हें क्या करना है,
उसने बोला कॉर्पोरेट ऑफिस इज सिचुएटेड इन पुणे, अब वो हम शिफ्ट कर रहे हैं पुणे से मुंबई। बच्चा पेपर में इतने प्रेशर में होता है कि उसको ये पढ़ के फटाफट क्या लगेगा, ओए ऑफिस शिफ्ट हो गया फ्रॉम पुणे टू मुंबई, यानी एक एक स्टेट से दूसरी स्टेट, फोर्थ वाला केस आ गया। फोर्थ वाला केस आ गया तो आरडी अप्रूवल चाहिए, आरडी अप्रूवल देगा 60 दिन, वो सब दिमाग में आ गया, करना ही नहीं है भाई कुछ। अगर आपको कॉर्पोरेट ऑफिस चेंज करना है, कॉर्पोरेट ऑफिस इज नॉट रजिस्टर्ड ऑफिस, किसी किसी कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस ही रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, पर यहां मैं अज्यूम करके, अज्यूम क्या करूं, क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपका मुंबई में है अलग से, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है पुणे में, तो कॉर्पोरेट ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन इज इनफ, और तुम्हें कुछ नहीं करना। ओ तो लिखो, ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन को पेपर में, ठीक है। लिखो एज पर सेक्शन 12, या लिखो रुको 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 रुको, सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, नॉट ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। सेक्शन 12 जो है सर, वो रजिस्टर्ड ऑफिस की शिफ्ट करने की बात करता है, कॉर्पोरेट ऑफिस की शिफ्टिंग की बात नहीं करता। इन द गिवन केस, इन द गिवन केस कॉर्पोरेट ऑफिस इज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू मुंबई, फ्रॉम पुणे टू मुंबई, so company can shift the same by passing BR only. Company can shift the same by passing BR only. मैं बोलूंगा accordingly the proposal is valid. ओ सर चीटिंग कर रहे हो यार आप, कॉपी पेस्ट, अरे एक लाइन लिख लो तुम, अकॉर्डिंगली प्रपोजल इज वैलिड। बताऊं अभी तुमको मैं, चीटिंग कर ले हो। अकॉर्डिंगली प्रपोजल इज वैलिड, समझदार को इशारा काफी है, एक लाइन लिख लो, क्या जा रहा है उसमें। हाँ सर, अकॉर्डिंगली प्रपोजल इज वैलिड। थर्ड पे आएंगे, थर्ड क्या बोलता है, थर्ड पढ़ना। थर्ड बोलता है सर, रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ अ सिटी इज प्रपोज टू बी शिफ्टेड टू अनदर प्लेस विद इन द लोकल लिमिट। इसमें तो तुम्हारी लोकल लिमिट भी चेंज नहीं हो रही, ये तो बिल्कुल फर्स्ट वाला केस हो गया, सिटी भी सेम है, सिटी टाउन विलेज, और स्टेट भी सेम है, सब कुछ ही सेम है, सिर्फ यू आर चेंजिंग द बिल्डिंग। जैसे ऐसा बोल लो कि मैं इसी बिल्डिंग में इस फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पे चला गया, कुछ नहीं करना, बीआर पास करना होता है। लिखो एज द रजिस्टर्ड ऑफिस इज शिफ्टेड विद इन द सेम लोकल लिमिट्स, सो ओनली BR is required to shift the same। ऐसा करने के लिए सर सिर्फ हमको BR चाहिए होगा, तो मैं बोलूंगा अकॉर्डिंगली प्रपोजल इज वैलिड। अकॉर्डिंगली प्रपोजल इज वैलिड। दिस इज द कंप्लीट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर। क्लियर, क्लियर सर। चले अब आने वाले एक दो धांसू वाले क्वेश्चन, ठीक है, आराम से पढ़ना। अब जरा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम क्वेश्चन है, एंड आई लव्ड दिस क्वेश्चन। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगर ये रिपीट हुआ तो कुछ लोग तो यही समझने में गलती कर देंगे कौन किस में कितना होल्ड कर रहा है, क्या कर रहा है। आराम से समझना। क्वेश्चन नंबर 5 मार्क भी कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा ऐसा पेपर में बैठोगे तो थोड़ा सा मैस क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये एग्जाम में ही आया हुआ क्वेश्चन है, तो आराम से समझना जरा। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इक्विटी शेयर इशू करे 1 लाख के, ठीक है, एक कंपनी है एबीसी, जैसा जैसा बोलेगा मैं वैसा वैसा लिखता जाऊंगा। एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, इसके 1 लाख शेयर हैं, 10 रुपए वाले हैं, यानी कि 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है। आगे बोलो, नहीं 1 लाख की कैपिटल है और 10,000 शेयर है, 1 लाख की कैपिटल है और 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए वाले 1 लाख की कैपिटल है, ठीक है सर। आगे बोलो, आगे बोलता है whereby XYZ Limited hold 3500 equity shares and PQR Limited hold 2500 equity share। दो कंपनी के नाम ले दिए इसने, एक XYZ और एक PQR। जो XYZ है ये इसके 3500 शेयर्स होल्ड करता है, PQR इसके 2500 शेयर्स होल्ड करता है। यस आपको भी लिखना है, क्योंकि ये चार्ट जो बना रहा हूं पेपर में भले ये नहीं बना के आओगे,
बट पेपर में आपको ये करके देखना पड़ेगा, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कौन कंपनी किसमें कितना होल्ड कर रही है। ऐसे सीधा टेक्स्ट पढ़ के उसको दिमाग में क्रिएट करोगे, वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आपको समझ में नहीं आएगा किसकी किसमें कितनी होल्डिंग है। आगे बोलता है प्रायर टू इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर इशू होने से पहले एबीसी लिमिटेड ऑलरेडी होल्ड 20% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ एमएनपी लिमिटेड। अब कोई एक और कंपनी है जिसका नाम है एमएनपी, एबीसी लिमिटेड इसमें 20% होल्ड करती थी, बहुत बढ़िया। फर्दर XYZ लिमिटेड होल्ड 10% ऑफ एमएनपी लिमिटेड एज अ ट्रस्टी, XYZ भी इसमें 10% होल्ड करता है एज अ ट्रस्टी, एज अ ट्रस्टी। ठीक है सर, अब ये क्या बोलना चाह रहा है, आगे बोलता है फर्दर दिस एमएनपी लिमिटेड कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ एंड PQR। एमएनपी लिमिटेड जो है ये XYZ और PQR इन दोनों का बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है, यानी ये इसका भी बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है और ये इसका भी बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है। एमएनपी इसका भी बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है और एमएनपी इसका भी बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है। मैं आपसे सिंपल सा एक सवाल पूछता हूं, अगर एमएनपी XYZ, बाकी सब कुछ छोड़ो, क्वेश्चन में क्या दिया मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, अगर एमएनपी PQR और XYZ इन दोनों का बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है, तो मैं सीधा सीधा इतना ये तो बोल सकता हूं XYZ और PQR सब्सिडरी है किसकी, एमएनपी की। ये बात समझ में आती है? आती है सर। मेरे को पहले इतना लिख दो, यस सर, डन डनाडन डन, क्योंकि यहां सब्सिडरी वाला सेक्शन कनेक्ट होगा। ये सेक्शन 19 का क्वेश्चन है, बट इट इज टू बी डन विद सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87 ऑल्सो। सब्सिडरी कनेक्ट होगा यहां पे। क्या सर ये XYZ और PQR ये दोनों एमएनपी की सब्सिडरी बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि इस कंपनी का इन दोनों में कॉम्पोजिशन आ रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंट्रोल कर रहा है। बढ़िया सर। अब हुआ क्या है, हुआ ये है, क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता है बताओ वेदर एबीसी इज अ सब्सिडरी ऑफ एमएनपी। मेरी बात सुनना, सामने देखो, एक बार सामने देखो, प्लीज प्लीज प्लीज, एक बार सामने देखो। एमएनपी लिमिटेड PQR में बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करता है, तो PQR इज द सब्सिडरी ऑफ एमएनपी, यस सर। XYZ इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ एमएनपी, यस सर। और अगर एक कंपनी अपनी सब्सिडरीज के थ्रू इस दूसरी कंपनी में होल्ड करती है मोर देन 50% वोटिंग पावर, अगर अपनी सब्सिडरीज के थ्रू आप होल्ड करते हो, तो यह कंपनी भी आपकी डीम्ड सब्सिडरी मान ली जाती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। अगर हम एक्सप्लेनेशन नंबर 1 देखेंगे तो एक्सप्लेनेशन नंबर 1 बोलती है भैया ये भी तुम्हारी क्या मानी जाएगी, डीम्ड सब्सिडरी मानी जाएगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूंगा यस, एबीसी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ एमएनपी। क्लियर हो गई बात? एबीसी लिमिटेड सब्सिडरी होगी सर एमएनपी की, पक्का पक्का मेरे को समझ में आ गया है। एक बार चैट पे सब लोग लिख देंगे वाई, सिर्फ वाई लिख दो, मैं समझ जाऊंगा तुमको ये चार्ट और जो फर्स्ट आंसर है वो क्लियर है। दिस एमएनपी लिमिटेड की सब्सिडरी एबीसी भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों तो क्लियर कट सब्सिडरी है एमएनपी की, बिकॉज ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कंट्रोल एंड कंट्रोल ऑफ कॉम्पोजिशन। एंड एबीसी कैसे बना, इसकी सब्सिडरीज जो एमएनपी है ये अपनी दोनों सब्सिडरी के थ्रू एबीसी में कितना होल्ड कर रहा है, मोर देन 50%, क्योंकि इसके 10,000 शेयर है, 3500 इसके पास है, 2500 इसके पास है, मिला के कितने हो जाएंगे 6000 शेयर, और 6000 60% वोटिंग राइट दे देंगे क्योंकि इक्विटी शेयर है। तो 6000 इज मोर देन 50% ऑफ 10,000। तो ये तो मुझे समझ में आ गया, एबीसी सब्सिडरी है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड ये दोनों एमएनपी लिमिटेड की अगर जनरल मीटिंग होती है तो क्या ये उसमें वोट कर पाएंगी? क्या ये उसमें वोट कर पाएंगी? एबीसी लिमिटेड भी सब्सिडरी बन गई एमएनपी की, और मैंने बोला XYZ लिमिटेड भी सब्सिडरी बन गई किसकी, एमएनपी की। बट क्या ये इसमें वोट कर पाएंगी? क्योंकि XYZ लिमिटेड एज अ ट्रस्टी होल्ड करती है और एबीसी लिमिटेड का डायरेक्ट होल्डिंग था 20%। तो मैं बोलूंगा ये वाली कंपनी, सुनना प्लीज सुनो, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, आराम से सुनो। ये वाली जो कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ये इस कंपनी में पहले से होल्ड करती थी 20%। ठीक है, अग्री, 20% होल्ड करती थी, तुम्हें होल्डिंग रखना अलाउ करेंगे। देखो मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, ऐसे कॉम्प्लेक्स। ये कंपनी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके इसकी सब्सिडरी बन गई है अब, पर इसके तो इसी में 20% होल्डिंग है। तो सेक्शन 19 बोलता है कि सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती, पर उसकी एक एक्सेप्शन होती है। क्या एक्सेप्शन होती है? कि अगर ये कंपनी पहले से होल्ड करती थी तो होल्ड कर सकते हो। तो भैया ये 20% पहले से होल्ड कर रही थी, होल्ड कर सकती है, पर इस रिस्पेक्ट में वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट इसको मिलेगा क्योंकि ये एज अ ट्रस्टी होल्ड करता है। यस सर, पूरा प्रोविजन क्लियर हो गया। अब मैं तुमको इसका आंसर लिखवा देता हूं, आंसर इसका खतरनाक है, लिखो। सबसे पहले तो आप लिखोगे सेक्शन 2 क्लॉज 87। अब मैं एक काम करूंगा, मैं थोड़ी सी करूंगा चीटिंग, आप थोड़ी सी छोड़ दोगे जगह। ठीक है सर, क्यों यार सर, तुसी क्यों इवें कर दे हो? कोई बात नहीं, मेरी बात तो सुनो।
थोड़ा सा अपने को टाइम भी तो सेव करना है ना। सुनो ना, सुनो ना सुनो, सेक्शन 2 क्लॉज 87 का है भाई। स्मॉल कंपनी सब्सिडरी सब्सिडरी खाएं सर, सब्सिडरी खाएं। सेक्शन 2 क्लॉज 87। ओ भाई मेरे को तो लग रहा है चीटिंग करने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको लिखना ही पड़ेगा। लिखो इट, तुमने बोल दिया ना, तुम बोले क्या यार सर चीटिंग, लिखो आप भी। ये चार्ट आप बाद में ड्रॉ कर लेना, मैं इसको कर देता हूं ऐसे साइड, ठीक है, ताकि जगह बन जाए आंसर की। मैंने इसको कर दिया यहां, ठीक है। चलो आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 5 लिखो जल्दी जल्दी। आंसर नंबर 5 क्या बोलता है? आंसर नंबर 5 बोलता है क्वेश्चन मस्त है ना ये वाला, और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, देख रहे हो। आंसर नंबर 5, आंसर नंबर 5 क्या बोलता है? आंसर नंबर 5 बोलता है भैया, लिखो एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, subsidiary company is a company in which holding company A controls composition of board of director, second exercises more than 50% voting power, more than 50% voting power, more than 50% voting power either at its own or together with one or more subsidiary, with one or more subsidiary. Explanation 1 to section 2 clause 87। ये ना याद रहे ऐसे लिखो, एज पर एक्सप्लेनेशन नंबर 1, दैट्स इट, ठीक है, वैसे भी चल जाएगा। इट इज प्रोवाइडेड दैट, इट इज प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी, इसको नाम मैं दे रहा हूं ए और बी। अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी even if control stated in point A and B above is of another subsidiary company of the holding company। अगर सर हमारी कोई सब्सिडरी भी दूसरी कंपनी में ये चीजें होल्ड करती है ना, ये वाली चीजें, तो फिर वो भी हमारी सब्सिडरी बन जाती है। फर्दर यहां लिखना, फर्दर, फर्दर सेक्शन 19 ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट a subsidiary company shall not hold, shall not hold any shares in holding company, and holding company shall not allot, holding company shall not allot or transfer its shares to subsidiary company। और ये जो होल्डिंग कंपनी है ये भी सब्सिडरी कंपनी को शेयर अलॉट या ट्रांसफर नहीं करेगी। इफ डन, इफ, ऐसे लिखो, इफ एनी सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर इज मेड, if any such allotment or transfer is made, it shall be void, it shall be void। आगे लिखना, however, however सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 लिख दिया मैंने। however nothing in subsection 1
शैल अप्लाई, आप पे सबसेक्शन 1 अप्लाई ही नहीं होगा इफ सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स द शेयर्स। सर यहां सेक्शन 19 याद नहीं रहता पर प्रोविजन याद रहते हैं तो कैसे लिखते? कोई बात नहीं, यू कैन राइट इट लाइक एज पर द रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। फिर सेक्शन 19 मत कोट करना कि नंबर नहीं याद तो। सब्सिडरी कंपनी होल्ड द शेयर्स एज एलआर और ट्रस्टी। रुको, एज एलआर ऑफ डिसीज्ड मेंबर। दूसरा, सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स शेयर्स एज एलआर, या सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स शेयर्स बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी। उसकी होल्डिंग सब्सिडरी बनने से पहले थी, मतलब उस कंपनी की उस कंपनी में होल्डिंग पहले से ही थी। बिफोर बिकमिंग सब्सिडरी कंपनी, बिफोर बिकमिंग द सब्सिडियरी कंपनी। ठीक, आगे चलो। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सच सब्सिडरी कंपनी कैन एक्सरसाइज voting rights only in a capacity of LR or trustee. What is LR? Legal representative. LR बोले तो legal representative. अब आ जाते हैं, हमने लिख दिया प्रोविजन। अब आते हैं हम फैक्ट्स एंड एनालिसिस पे। फैक्ट्स एंड एनालिसिस, क्या हम लिखेंगे? इन द गिवन केस, इन द गिवन केस, इन द गिवन केस हुआ क्या? इन द गिवन केस एबीसी लिमिटेड issued 10,000 shares, 10,000 equity shares. In the given case, ABC Limited issued 10,000 equity shares. ठीक है, 10,000 इक्विटी शेयर हमने इशू करे ऑन 1 अप्रैल 2024, ऑन 1 अप्रैल 2024। ठीक है, 2023 है भाई, 23 है। ऑन 1 अप्रैल 2023। क्लियर है सर? उसने 10,000 शेयर इशू करे। आगे क्या हुआ? आगे हुआ एंड XYZ and PQR holds 3,500 and 2,500 equity shares respectively. ठीक है सर, ये उसके शेयर्स ऑलरेडी होल्ड करते थे। आगे क्या हुआ? इन एबीसी लिमिटेड, इन एबीसी लिमिटेड इफ वी कंसीडर 1 शेयर इक्वल टू 1 वोट, if we consider 1 share equal to 1 vote, then XYZ Limited and PQR together holds 60% voting power of ABC Limited. तो ये उस कंपनी की 60% वोटिंग पावर होल्ड करते, क्योंकि इनके 6,000 शेयर बन रहे बैठ के। फर्दर MNP controls, further MNP controls the composition of BOD of both XYZ and PQR, क्योंकि ये उसकी बोर्ड कॉम्पोजिशन कंट्रोल करती है। सो अकॉर्डिंगली MNP इज द होल्डिंग कंपनी, लिमिटेड तुम लिख लेना साथ में, है ना। MNP इज द होल्डिंग कंपनी एंड XYZ and PQR आर सब्सिडरी कंपनीज, आर सब्सिडरी कंपनीज। आगे क्या लिखेंगे सर हम? आगे हम लिखेंगे आगे हम लिखेंगे कंक्लूजन।
पहला फर्स्ट कंक्लूजन सर हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट कंक्लूजन सर हम लिखेंगे, लिखो, एबीसी लिमिटेड इज डीम्ड टू बी subsidiary company of MNP Limited as MNP controls the composition of BOD of XYZ and PQR। समझ में आया भाई साहब? बहुत भारी क्वेश्चन है ये, इसको पढ़ के जाना, इसको एलडीआर मार्क कर लेना, लास्ट डे रिवीजन पे क्वेश्चन देख के जाना है भैया हमको, वरना ये पेपर में आएगा हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सेकंड लिख देना, बाय द वर्च्यू ऑफ एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87, रेड विद एक्सप्लेनेशन। और सेकंड वो आपसे क्या पूछ रहा था? सेकंड वो सर हमसे ये पूछ रहा था कि क्या एबीसी लिमिटेड और XYZ लिमिटेड को वोटिंग राइट होगा? मैं बोलूंगा नहीं। 5 नंबर का ही आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर में जब आया था। मैं बोलूंगा नहीं, पेपर में थोड़ा फास्ट स्पीड में लिखोगे तो हो जाएगा, ठीक है? लिखना आगे, सब्सिडरी कंपनी shall have voting right only in case of capacity of LR और ट्रस्टी। तो हम बोलेंगे ए, एबीसी लिमिटेड कैन नॉट वोट एट AGM ऑफ MNP। कितनी तारीख को AGM है इसकी? 30 सितंबर। ऑफ MNP टू बी हेल्ड ऑन 30th September 2023। और मैं बोलूंगा दूसरा केस बी इज जो XYZ है वो वोट कर लेगा। क्यों वोट कर लेगा सर? XYZ इसलिए वोट कर लेगा क्योंकि वो होल्ड करता है एज अ ट्रस्टी। XYZ लिमिटेड कैन वोट एज इट होल्ड्स शेयर्स एज अ ट्रस्टी। हो भाई साहब, ये क्वेश्चन खतरनाक तो था भाई, बढ़िया क्वेश्चन तो था। कह रहे 5 नंबर तो सिर्फ इसको एनालाइज करने के लिए हमें मिलने चाहिए। अच्छा, तुम लोगों को 100 मार्क्स सिर्फ पेपर में अपीयर होने के लिए ना दे दें। संबित कह रहा है कैसा लगा इतना सारा बिना कॉपी पेस्ट किए लिखना? बहुत लिखा है मैंने, ठीक है? जब मैंने पढ़ाई की है तो मैंने भी लिखा है ना, अब तुम्हारी बारी तो तुमको भी लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ओ भाई साहब क्या क्वेश्चन है? श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एस कंपनी इज अ कंपनी इन विच हनुमान पावर सप्लायर लिमिटेड एच कंपनी। चलो सही है, सीधा बोल रहा है भैया, एक कंपनी एस है एक कंपनी एच है। इज द होल्डिंग एस इज द कंपनी इन विच एच इज होल्डिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। यानी एच एस में होल्ड करता है कितना? 60% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, ठीक है? हाँ सही बोला ना। साक्षी कितना बढ़िया बोले, कह रही आज लिखेंगे तो पेपर में लिख पाएंगे। आईसी बोल रहा है अभी तो खेल शुरू हुआ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। चलो ठीक है, एच बस बातें नहीं हुई, इधर पढ़ो। एच लिमिटेड एस में कितना होल्ड करता है? 60%। वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एच मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट एंड डोनेटेड हिज 10% शेयर्स इन एच एंड ₹50 करोड़ टू द ट्रस्ट। उसने बोला, एक बंदा था, उसने अपने 10% शेयर किसको दे दिए? एच को दे दिए, एच को, ठीक है? एच में उसके शेयर थे, वो उसने दे दिए ट्रस्ट को, और 50 करोड़ रुपए भी दे दिए। ही अपॉइंट एस एज द ट्रस्टी। यानी एक बंदा है कोई, उसने क्या करा? इसको ट्रस्टी बना दिया, और इस ट्रस्टी को क्या क्या दे दिया? 10% ऑफ शेयर्स, 10% शेयर्स इन एच और 50 करोड़। अब बताओ, ये एस कंपनी एक तरीके से अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स होल्ड कर रही है, बट एज अ ट्रस्टी होल्ड कर रही है।
तो कैन अ सब्सिडरी होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग कंपनी एंड इन दिस वे, यस। तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला सेम प्रोविजन है। अब आएगा ना मजा संबित, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, आ जा बेटा। तो दिस इज सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 87। सेम वही कहानी होगी, बट सेक्शन 2 क्लॉज 87 पहले आपको लिखना पड़ेगा। और 2 क्लॉज 87 हमको क्यों लिखना है? हमको सीधा क्या लिखना है? सेक्शन नंबर 19। हमको सीधा क्या लिखना है? सेक्शन नंबर 19। ठीक है, तो हम सीधा यहां पे लिखेंगे। सीधा मैं यहां से आऊंगा और मैं पता क्या करूंगा, मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा। ओ सर तुसी कितने गंदे हो। अभी तो कोई मेरे से मजे ले रहा था, जब कोई मेरे से मजे ले रहा था, तो अब हम यहां पे लिख देंगे सेक्शन नंबर 19। ठीक है, पहले तो यहां पे चिपका देना सेक्शन नंबर 19। लो भाई, आंसर नंबर 6, सेक्शन नंबर 19। और उसके बाद हम ये भी चिपका देंगे, ये लो सर। ये भी हम चिपका देंगे। ठीक है, पाप लगता है कॉपी पेस्ट करने से। जब मैं पढ़ाई करता था ना तब पाप लगता था, अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी बात सुनो, जा रहा है चंट ना बनो, इधर सुनो। ठीक है सर, ये हो गया, हमें समझ में आ गया। आगे चलो जल्दी फटाफट। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट सच कंपनी, ये सब हो गया, ये प्रोविजन लिख के अब आप लास्ट में कंक्लूजन डाल दोगे सीधा। कंक्लूजन क्या डालोगे? वो आपसे 2 सवाल के कंक्लूजन पूछ रहा है, लिख देना चुपचाप। पहला कंक्लूजन वो आपसे पूछ रहा है, भैया बताओ कैन अ सब्सिडरी होल्ड शेयर्स इन दिस वे? हम बोलेंगे यस सर, सब्सिडरी होल्ड शेयर इन दिस वे, यस। तो हम लिख देंगे कंक्लूजन, होल्डिंग ऑफ शेयर्स बाय एस लिमिटेड इन एच लिमिटेड एज अ ट्रस्टी is absolutely valid। ठीक, ठीक सर। क्या विजय भैया, क्या 100 नहीं, क्या 60, क्या? बच्चे क्लास अपनी मर्जी से देखते हैं भाई, कन्वीनियंस। हम बाद में देख लेंगे रिकॉर्डिंग पे भगा के क्या जा रहा है ना। चलो चले आगे, चलो सर। क्या ये होल्ड कर सकती है? बिल्कुल होल्ड कर सकती है। आगे चलेंगे सर। इसके अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ओ, दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट और ये एग्जाम क्वेश्चन है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट की बात करता है, बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ओपोज करता है डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को। जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो एक तरीके से रिवर्स है, मतलब उल्टा ऑपोजिशन में बिठाता है किसको? कंस्ट्रक्टिव नोटिस को। कमेंट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टेटमेंट। और ये क्वेश्चन और की फॉर्म में 2 बार आया, एक बार 18 में आया, एक बार 21 में आया, उसके बाद अभी तक तो आया नहीं है। तो पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये आ सकता है, टपक सकता है बहुत प्यार से। ठीक है, बिल्कुल प्यार से टपक सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या लिखना है? इसमें आपको पता है क्या क्या लिखना है? इसमें आपको लिखना है पूरा इंडोर मैनेजमेंट वाला टॉपिक। यू हैव टू राइट अबाउट द इंडोर मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना सर, कैसे? पहले आप लिखोगे सॉल्यूशन, मेरे साथ ही लिखो, आंसर नंबर 7 लिख लो। आंसर नंबर 7 लिखो। एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, persons dealing with company cannot be assumed to have knowledge about। इंडोर मैनेजमेंट क्या बोलती है भाई? हम तो ये अज्यूम करके चलेंगे तुम इंटरनली तो सब कुछ ठीक ही कर रहे होगे। कैन नॉट बी अज्यूम्ड टू हैव नॉलेज ऑफ इंटरनल इरेगुलरिटीज ऑफ कंपनी। इंटरनल इरेगुलरिटीज ऑफ कंपनी। इट कैन बी assumed, it can be assumed that all required things are done properly in company। All required things are done properly in company। कंपनी में सर सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। स्टेक होल्डर्स need not to inquire whether the necessary meeting was convened। उन्हें कोई ये थोड़ी है कि पहले वो पूछेंगे
नहीं, केस लॉ नहीं लिखना, 2 बार ये एग्जाम में आया, दोनों बार कोई केस लॉ कोई कुछ रेफर नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको याद रहे, वैसे तो मैंने देखा दोनों ही आंसर इन्होंने सजेस्टेड दिया हुआ है, दोनों में बिल्कुल सेम आंसर, ऊपर क्वेश्चन अलग अलग है बट दोनों का आंसर एक्जैक्टली सेम मारा हुआ है। बस इस वाले क्वेश्चन में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो मैं लिखवा दूंगा कौन सा एक्स्ट्रा है। अदरवाइज कहीं पे भी केस लॉ का जिक्र नहीं है, वो टर्कवेंट रूल कोई कुछ नहीं लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, स्टेक होल्डर्स नीड नॉट टू इंक्वायर वेदर द नेसेसरी मीटिंग वॉज हेल्ड। स्टेक होल्डर भाई ये थोड़ी इस चीज की वो मशक्कत करेगा, वो ऐसे मेहनत करेगा, एफर्ट डालेगा कि तुम्हारी कंपनी हुई है नहीं, कंपनी में मीटिंग हुई है नहीं हुई है, उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ नहीं हुआ, हमें क्या पता भाई। मीटिंग वॉज हेल्ड और रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, और रेजोल्यूशन वॉज पास्ड, they are entitled to take it for granted, they are entitled to take it for granted, आप उसको फॉर ग्रांटेड ही मान के चलोगे। दे आर एंटाइटल टू टेक इट फॉर ग्रांटेड। दिस डॉक्ट्रीन हेल्प्स द एक्सटर्नल पर्सन फ्रॉम कंपनी। फिर आगे इन्होंने कुछ कहानी मारी हुई है कि भैया ये 150 साल पहले इवॉल्व हुई थी, फलाना ढिमकाना, यू कैन स्किप दैट लाइन, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। हम यहां से लिखेंगे द रोल ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is opposed to doctrine of constructive notice, where the constructive notice protects, where the doctrine of constructive notice protects a company against आउटसाइडर। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, मार्क कर लो मेरे वर्ड्स, ये क्वेश्चन रिपीट होगा आने वाले 2-3 अटेम्प्ट में, 2-4 अटेम्प्ट में पक्का। प्रोटेक्ट्स अ कंपनी अगेंस्ट आउटसाइडर, द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट प्रोटेक्ट्स आउटसाइडर अगेंस्ट द कंपनी। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट is a safeguard against the possibility of misusing the doctrine of constructive notice। अगर ये इंडोर मैनेजमेंट ना होती तो कंपनियां डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को यूज कर करके कांड मचा देती और बोल देती भैया हम तो लायबल ही नहीं है, कर लो क्या करोगे। ओ, इसके बाद एक पॉइंट इन्होंने स्पेशल ऐड करा है यहां पे, लिखना क्या, बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। बेसिस ऑफ, किस आधार पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का इवोल्यूशन हुआ था, कैसे वो इवॉल्व क्यों की गई, किस आधार पर किया गया था। पहला, whatever happens in a company, whatever happens in a company is not a matter of public knowledge। जो जो कंपनी के अंदर होता है वो पब्लिक नॉलेज का मैटर नहीं है, पूरी जनता को ढिंडोरा पीट के कोई करती है कंपनी की हम ऐसा कर रहे हैं नहीं कर रहे, इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। एन आउटसाइडर only presumes the intentions of company, only presumes the intentions of company। आउटसाइडर सर कंपनी की इंटेंशन को सिर्फ प्रिज्यूम कर सकता है, बट डू नॉट नो द इंफॉर्मेशन व्हाट इज इंटरनल। पर उसे अंदर की इंफॉर्मेशन नहीं पता, वो कैसे पता लगाएगा। और दूसरा, इफ दिस डॉक्ट्रिन वॉज नॉट देयर, if this doctrine was not there, company could escaped its liability by denying the authority of officials।
अगर ये ना होती ना सर, तो कंपनियां तो अपनी लाइबिलिटियां बचा बचा के निकल जाती। कंपनियां बोलती भैया हम तो नहीं दे रहे, क्रेडिटर अपने आप देखेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव नोटिस है भाई, तुझे पढ़ के आना चाहिए था मेमोरेंडम, तू क्यों नहीं पढ़ के आया। तो अगर ये डॉक्ट्रिन ना होती तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज क्या कर लेती, एस्केप कर लेती। इसके बाद यहां पर आपको इसके, अब भाई ये क्वेश्चन आया 5 नंबर का, पर मुझे नहीं पता इतना सारा आंसर है, लिखना तो पड़ेगा। अब एक एक लाइन में इसकी 2-3 एक्सेप्शन डाल देना, एक एक लाइन में इसकी 2-3 क्या डाल देना, एक्सेप्शन। सर कौन सी 2-3 एक्सेप्शन? पहला, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सर नहीं डालेंगे तो चलेगा? नहीं, क्योंकि दोनों बार जब एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इंस्टीट्यूट ने आंसर में एक्सेप्शंस कोट की हैं। बस एक चीज ध्यान रखना, ये वाला जो पार्ट है, बेसिस वाला पार्ट, बेसिस वाला पार्ट, बेसिस वाला पार्ट इस वाले क्वेश्चन के आंसर में दिया हुआ इन्होंने, पर ये वाले क्वेश्चन के आंसर में नहीं दिया है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आ रहा है तो आंसर में बेसिस वाला पार्ट नहीं है। अब ये एक तरीके से रट्टाफिकेशन हो गया कि अगर ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा कर देंगे, ये वाला आएगा तो फिर बेसिस वाला लिख देंगे। ठीक है, और इंस्टीट्यूट का तुम्हें पता ही है भाई साहब, ओह मैं कुछ बोल नहीं रहा। नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, दूसरा फॉर्जरी, या फिर तीसरा नेग्लिजेंस, वो आप यहां पर कोट कर दोगे। ठीक, जल्दी बोलो, डन 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 सर। भाई क्वेश्चन है ना मस्त वाले, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे बच्चे हैं, कलम बच्चे भी अच्छे अच्छे हैं, क्वेश्चन भी अच्छे अच्छे हैं। मजा आ रहा है भैया? कमेंट करके जाना है भाई, मैं तुमको बोल रहा हूँ, आज अगर तुमने कमेंट नहीं करा तो आज रिश्ते खराब हो जाएंगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, कमेंट अगर तुमने नहीं करे तो आज रिश्ते खराब हो जाएंगे सर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन इट इज इजी, अच्छा क्वेश्चन है पर भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। ओए होए 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 होए, एलडीआर मार्क करो, एलडीआर इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। सुनना क्या, कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा कि भैया हमें कोई भी कंपनी भेजेगा ना, ओए क्या होगा सर, हमें कोई भी डॉक्यूमेंट भेजेगा ना तो वो हमें स्पीड पोस्ट से भेजेगा। ठीक है, हमें स्पीड पोस्ट से भेजेगा। सुरेश नाम का एक बंदा था, उसने कंपनी को कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजे और कुरियर से भेज दिया। कंपनी ने अपने एओए में लिखा है स्पीड पोस्ट, उसने भेज दिया किससे, कुरियर से। द कंपनी डिड नॉट एक्सेप्टेड इट ऑन द ग्राउंड दैट इट इज इन द वायलेशन ऑफ एओए। कंपनी ने बोला हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे, ये एओए का वायलेशन है। जब तेरे को पता है हमारे एओए में लिखा है स्पीड पोस्ट से भेज, स्पीड पोस्ट से भेज, तो भाई फिर तू उस कुरियर से क्यों भेज रहा है। सुरेश को इस चीज से लॉस हो गया। अब आप बताओ क्या कंपनी ऐसा रिफ्यूज कर सकती थी? मैं बोलूंगा आंसर इज एब्सोल्युटली नो। कंपनी सर ये रिफ्यूज नहीं कर सकती है। वाई? बिकॉज सेक्शन 20 स्टेट्स दैट कि भैया कंपनी को कोई डॉक्यूमेंट भेजना है ना, आंसर सर सेक्शन 20 बोलता है, सेक्शन 20 क्या बोलता है, सेक्शन 20 बोलता है पता है सेक्शन 20 क्या बोलता है? मैं बताता हूं तुमको, बहुत तेज हो रहे हो तुम। सेक्शन 20 पता है क्या बोलता है? सेक्शन 20 बोलता है हम्म, सेक्शन 20 बोलता है, पर ऐसे तीर कमान को ही बना के आओगे, छोड़ो लिखो ना, लिखो चलो। सेक्शन 20 क्या बोलता है? कई बच्चे सोच रहे थे फिर कॉपी पेस्ट करेंगे गंदे। चलो लिखो, सेक्शन 20 क्या बोलता है? सेक्शन 20 बोलता है, लिखो, एज पर सेक्शन 20, एज पर सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट, अ डॉक्यूमेंट मे बी सर्व्ड ऑन द कंपनी, may be served on the company or the officer at registered office by, किस किस मोड से कर सकते हो? रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कोरियर, ईमेल मतलब ई मोड, या फिर लीविंग एट इट्स आरओ, लीविंग एट इट्स आरओ। यहां लिखेंगे फैक्ट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, फैक्ट्स एंड एनालिसिस। इन द गिवन केस सुरेश has sent such document by speed by courier to AB Limited, whereas the AOA stated that document must be served by speed post.
एओए तो बोलता था भैया स्पीड पोस्ट से भेजो, पर उसने किससे भेज दिया, उसने भेज दिया कुरियर से। तो क्या हो गया, एओए एक्ट से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। एंड कंपनी डिड नॉट एक्सेप्टेड, एंड कंपनी डिड नॉट एक्सेप्टेड एज इट इज वायलेशन ऑफ सेक्शन, वायलेशन ऑफ एओए। कंपनी ने तो बोल के मना कर दिया भैया ये एओए का वायलेशन है, भागो यहां से, दफा हो बेवकूफ कहीं के। कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर 1 क्या, रिफ्यूजल ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय एबी लिमिटेड, रिफ्यूजल ऑफ document by AB Limited is not valid as sending of document by Suresh was well in compliance of section 20। सेक्शन 20 के कंप्लायंस में था सर, तो किस बात का रिफ्यूजल। सेकंड, उसको लॉस हुआ, अब वो बंदा डैमेज क्लेम कर रहा है, क्या वो क्लेम कर सकता है, यस, सिंस एबी लिमिटेड इज एट फॉल्ट and Suresh suffered loss due to that, and Suresh suffered loss due to that, so Suresh can claim damages। सुरेश भैया डैमेज क्लेम कर सकते हैं, सुरेश कैन क्लेम डैमेजेस। ठीक है, ठीक है बच्चे, क्लियर, क्लियर सर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। ओ भैया, नवीन भैया जो हैं उन्होंने बनाई एक इनकॉर्पोरेट की एक 1% कंपनी, और उसमें सिस्टर नविता को क्या बना दिया, नॉमिनी। अब नविता जो है वो इंडिया छोड़ के जा रही है परमानेंटली, क्योंकि उसकी तो हो गई है शादी उधर, अब तो चिड़िया उड़ गई। अब जब चिड़िया उड़ गई तो ड्यू टू दिस फैक्ट शी इज विड्रॉइंग हर कंसेंट ऑफ नॉमिनेशन, तो वो अपना नॉमिनेशन विड्रॉ करना चाहती है। क्वेश्चन आपसे पूछता है क्या इंडिया परमानेंटली छोड़ के जाने पर विड्रॉ नॉमिनेशन करना, मतलब नॉमिनेशन विड्रॉ करना, क्या ऐसा जरूरी है, क्या हमको मैंडेटरली, क्या हमको मैंडेटरली सर बाय कंपनी वाले केस में डिमांड कर सकते हैं ना कि मेंबर ने बोला सिर्फ से, हाँ वो मेंबर अगर रिक्वेस्ट डाल देता है सेक्शन 20 में कि मुझे एक पर्टिकुलर मोड पे भेजो, तो फिर कंपनी को वो पूरा करना पड़ेगा, फिर कंपनी को वो पूरा करना पड़ेगा। यस यस यस, हाँ जी। क्या इस केस में उसको नॉमिनेशन विड्रॉ करने की जरूरत है, नहीं। क्यों विड्रॉ करना है भाई तुमको, नॉमिनेशन विड्रॉ, आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो डजंट मैटर, नॉमिनेशन विड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। लिखो आंसर नंबर 9, लिखो 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 लिखो, एज पर रूल 3 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स, as per rule 3 of company incorporation rules 2014, natural person who is an Indian citizen whether resident or not, चाहे वो रेजिडेंट हो या ना हो डजेंट मैटर। पहले होता था कि वो रेजिडेंट होना चाहिए, अभी वो रेजिडेंट हो या ना हो डजेंट मैटर, वेदर रेसिडेंट और नॉट, shall be eligible, shall be eligible to incorporate an OPC। वो एक ओपीसी क्या कर सकता है सर, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, और बी अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी। क्लियर। अब हम लिखेंगे यहां पे कंक्लूजन। सर क्यों, लिखो तो बताता हूं। फर्स्ट, क्या ये विड्रॉ करने इसको मैंडेटरी है, नो सर, लिखो नो, इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंडेटरी टू विड्रॉ नॉमिनेशन। सेकंड, सेकंड, क्या नविता वहां जाकर आफ्टर हर मैरिज
कैन शी कंटिन्यू हर नॉमिनेशन, क्या वो नॉमिनेशन कंटिन्यू कर सकती है? यस, एज लॉन्ग एज शी मेंटेन द स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन। देखो क्योंकि इसकी वहां शादी हो जाएगी, तो जब तक इसका वहां पर स्टेटस इंडियन सिटीजन का रहेगा, ये यहां पर नॉमिनी बनी रह सकती है। तो हम लिखेंगे एज लॉन्ग एज नविता मेंटेन्स द स्टेटस ऑफ इंडियन सिटीजन, शी कैन बी द नॉमिनी। वो नॉमिनी रह सकती है, उसको नॉमिनी रहने में कोई दिक्कत नहीं है। और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, आई थिंक यस, एग्जाम में क्वेश्चन आया था नवंबर 19 में, एंड इट वाज ओनली एंड ओनली ऑफ 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन सिर्फ 2 मार्क्स का पूछा गया था, बट 2 मार्क्स में आपको इतना भी लिख दोगे तो वो चलेगा। राइट राइट सर, आज तो सर सारे क्वेश्चन आपने ही करा दिए। ओहो, तुमको टेस्ट में मिलेंगे ना मसाले वाले क्वेश्चन, फिर मैं देखूंगा तुम कितना लिख पा रहे हो। आ जाओ जी। मंगलू एंड फ्रेंड्स गॉट रजिस्टर्ड अ कंपनी इन द नेम ऑफ टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी ने क्या करा? इस कंपनी ने एक कंपनी बना ली है, मंगलू और कुछ दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, और वो टैक्समैन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड उसका नाम रख दिया। जबकि टैक्समैन तो एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। 5 साल बाद ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क को पता चला कि भैया मेरे ट्रेडमार्क के नाम से कंपनी बनी हुई है। उसने एप्लीकेशन फाइल करी विद द रेलेवेंट अथॉरिटी। बताओ क्या कंपनी को कंपेल किया जा सकता है? या फिर कैन द ऑनर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रिक्वेस्ट द कंपनी एंड गेट द नेम चेंज्ड? तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नहीं, 120 दिन वाला पॉइंट नहीं लिखना, क्योंकि 120 दिन वाला पॉइंट खत्म हो गया है। रेसिडेंट होना या ना होना अब आपके लिए मैटर ही नहीं करेगा ना, तो रेसिडेंशियल स्टेटस खत्म उसमें, ओपीसी वाले में। ठीक है, हाँ जी। यहां पर ये कंपेल किया जा सकता है? नहीं सर, क्योंकि 3 साल का टाइम होता है। तो लिखो एज पर सेक्शन 16, लिखो एज पर सेक्शन 16। नमस्ते नमस्ते गौतम भैया, कैसे हो? कैसन बा? लिखो एज पर सेक्शन 16 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, एज पर सेक्शन 16 of Companies Act 2013, if a company is registered by name which a in opinion of central government such name is identical, such name is identical। सीएस वाले बच्चे भाई साहब ऐसा हो, आई मिस यू ऑल टू। in such name is identical with a name of a company previously registered, then CG may direct, the company to change its name, by passing OR within 3 months, within 3 months। सेकेंड आप लिखोगे, is identical with registered trademark, then owner of that trademark apply to CG to pass order for rectification of name to company। एक मिनट, रुको, इसके साथ यहां लिख लेना, अप्लाई टू सीजी विद इन, इसी पे तो क्वेश्चन है, विद इन 3 years, फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ कंपनी। ठीक है सर। देन सीजी में डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स नेम within 3 months by passing
OR पास करने के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर लेना, नाम चेंज कर लेना है। अब आ जाओ फैक्ट्स एंड, और एक चीज और लिख लो, एक प्रोविजन और लिख लो, कंपनी शैल इंटीमेट आरओसी। आरओसी को भी तो बताना पड़ेगा, आरओसी को, दीदी को चुगली भी तो करनी है कि हमने नाम चेंज कर लिया है। आरओसी को इंटीमेट करो विद इन 15 days ऑफ चेंज ऑफ नेम। आरओसी को इंटीमेट करो 15 दिन के अंदर अंदर जब आपने नाम चेंज करा। अब हम यहां लिखेंगे फैक्ट्स एंड एनालिसिस। फर्स्ट लिखो, इन द गिवन केस द ऑनर ऑफ, अच्छा ऑनर कितने साल में गया, 5 साल में, पर अगर वो 3 साल में चला जाता तो 3 साल में चला जाता सर, फिर तो हो सकता था, फिर तो हम कंपनी को कंपेल कर सकते थे कि आप अपना नाम रेक्टिफाई कीजिए। बट अब ये भैया गए 5 साल बाद है, ये नींद से जागे इतने 5 साल बाद। इन द गिवन केस द ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क अप्लाइड टू सीजी आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। ये भाई गया 5 साल बाद, वाइल द एप्लीकेशन शुड हैव बीन फाइल्ड विद इन 3 years, जबकि सर ये एप्लीकेशन फाइल हो जानी चाहिए थी कब, 3 साल के अंदर अंदर। तो अब अपना कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला सर, कंक्लूजन अगर मैं बोलूं पहला तो लिखो कंपनी कैन नॉट बी कंपेल्ड, कंपनी कैन नॉट बी कंपेल्ड टू चेंज द नेम। आगे क्वेश्चन पूछ रहा था, बताओ क्या वो कंपनी को रिक्वेस्ट कर सकता है कि तुम प्लीज नाम चेंज कर लो। अच्छा कंपनी खुद से वॉलेंटरली चाहे तो नाम चेंज कर सकती है ना, फिर उसको वो सेक्शन 13 वाले प्रोविजन फॉलो करने पड़ेंगे और उससे नाम चेंज कर लेगी, सेक्शन 13 सब सेक्शन 2, तो उसके हिसाब से वो नाम चेंज कर सकती है। तो हम सेकेंड कंक्लूजन लिखेंगे, लिखो लिखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था उसी सेंस में आंसर लिखो। कैन द ऑनर ऑफ द ट्रेडमार्क, हाँ लिखेंगे यस, द ऑनर ऑफ ट्रेडमार्क, the owner of registered trademark can request company to change its name by passing SR and taking CG approval in compliance of सेक्शन 13 वॉलेंटरली। कंपनी को बोल सकता है कि भैया कंपनी चाहे तो अपने नाम को क्या कर सकती है, वॉलेंटरली ये रिक्वेस्ट कर सकता है। यस यू कैन रिक्वेस्ट, द ऑनर ऑफ द रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन रिक्वेस्ट कंपनी टू चेंज इट्स नेम बाय पासिंग SR एंड टेकिंग CG अप्रूवल वॉलेंटरली। अपनी मर्जी से यदि कंपनी चाहे तो नाम को क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। और यहां हमारे समाप्त होते हैं चैप्टर 2 के प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, और हमने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो लपेट दिए हैं। वाओ चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मुझे तो भैया बहुत ही बढ़िया मजा आया, एकदम बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। कुछ कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, कुछ क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, ठीक है। इट वॉज वेरी 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 फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। अभी आप लोग की बारी है, आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। कोई और क्वेश्चन रहे तो मुझसे डाउट पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और इसके बाद बस अब तुम्हें क्या करके जाना है, अब तुम्हें यूट्यूब बंद तभी करना है जब तुम कमेंट कर दोगे, ठीक है। अभी जितने बंदे लाइव हैं एटलीस्ट इतने कमेंट आई एक्सपेक्ट। चलो सो अपन लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। कब, मैंने तुम्हें बोला था नेक्स्ट सेशन कब होगा, 3 बातें दोबारा याद करवा देता हूं। नेक्स्ट सेशन आपका होगा मंडे को आप लोग मिलोगे मेरे को फॉर द नेक्स्ट सेशंस क्या होता है, नेक्स्ट सेशन, ठीक है। मंडे को अपन मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट सेशन, और मंडे को नेक्स्ट सेशन होगा फॉर द चैप्टर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। मंडे को तुमको टेस्ट भी मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, जिसको तुम ट्राई कर सकते हो। और उसके बाद
कल तुमको आरटीपी की वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। आरटीपी जो रिलीज हुई है फॉर मे 2025 अटेम्प्ट, दैट विल बी अपलोडेड ऑन द चैनल। तो तुमको मस्त एकदम आरटीपी कर लेनी है, क्योंकि उसमें कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और एमसीक्यूज रहेंगे। और एक बात दोबारा बोल देता हूं, एमसीक्यूज केस सिनेरियोज के सेशंस भी मैं लेके आऊंगा। माइट भी हो सकता है उसको वन शॉट निकालें, एक ही साथ सारे एमसीक्यूज केस सिनेरियोज निपटा दें। आईसीआई ने 35 के आसपास केस सिनेरियोज रिलीज किए हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज भी अपन करेंगे, टेंशन ना लेना, सब करवा देंगे तुम्हें। बस तुम्हें मेहनत करनी है और तुम्हें अच्छे से 70-80 मार्क्स लेके आने लॉ के अंदर, ठीक है। आई वांट कि वो डर खत्म हो जाए लॉ वाला और तुम बोलो सर लॉ, ठीक है। टेस्ट मॉर्निंग में अराउंड 9-10 बजे मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, चले जाना वहां पे, ठीक है। लाइव करेंगे, यस एमसीक्यूज लाइव करेंगे, बढ़िया एकदम, क्योंकि काफी अच्छी अच्छी केस स्टडीज है उसके अंदर मैंने देखी, तो बढ़िया एकदम करेंगे, ठीक है। और सब फ्रेंड्स में जहां जहां ग्रुप्स में हो, जहां हो फ्रेंड्स के साथ शेयर करो भर भर के कि भाई तबाही मची पड़ी है, आ जाओ, यही मौका है पास होने का, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिसके भी साथ शेयर कर सकते हो ना, शेयर कर देना, कर भला तो हो भला, ठीक। चलो, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा बाय बाय, एंड कीप वर्किंग वेरी वेरी हार्ड एज समवन समवेयर इज वेटिंग फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, एंड विल सी यू लाइव ऑन मंडे। मंडे को भी लाइव आना है और भी दोस्तों को लेके आ रहा है, चलो भाई चलो, ठीक है, चलो बाय।